तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो है पहला चैप्टर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। ये पहला चैप्टर जो है वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की हम बात करें तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जो है स्टार्ट हो जाता है औरंगजेब के डेथ के बाद ही। जैसे ही क्या है कि मुगल एम्पायर जो है वो कमजोर पड़ता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज या हम कह सकते हैं जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे जैसे जाट हो गए, मराठास हो गए, डेक्कन में हो गए, तो जितने भी इंडिविजुअल हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज थे या इंडिपेंडेंट किंगडम्स की हम बात करते हैं, मतलब वो इनिशियली क्या है मुगल एम्पायर के ही अंदर थे, लेकिन जैसे क्या है मुगल एम्पायर जो है वो कमजोर होना स्टार्ट होता है, वो इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम लेटर मुगल्स की बात करें एंड जो प्रोसेस है पूरा का पूरा डिक्लाइन का वो 1707 ईस्वी से ही चालू हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि जब औरंगजेब का जो कि हमने पढ़ा भी था कि 1707 के अंदर क्या है कि औरंगजेब की मौत होती है एंड उन्हीं के डेथ के बाद क्या है कि जो प्रोसेस है डिक्लाइन का, क्योंकि वहां तक क्या थे स्ट्रॉन्ग या ग्रेटर मुगल्स इनको हम लोग कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो बाबर हो गए, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब है, यहां तक क्या है हम ग्रेट मुगल्स कहते हैं क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा पावरफुल जो है वो किंग्स या इंपेरर थे। इसके बाद से जो है बहादुर शाह से लेके बहादुर शाह फर्स्ट यहाँ है और यहाँ पे अगर हम सबसे नीचे देखें तो बहादुर शाह सेकंड है जिनको बहादुर शाह जफर भी हम लोग कहते हैं, तो लास्ट वहीं तक हो गया। तो लेटर मुगल जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमको देखने को मिलता है बहादुर शाह के रन से जिनको हम लोग शाह आलम कहते हैं। इसके बाद से जहंदर शाह है, फिर है फारूक सियार के बाद है रफी उद दराजत, नेक्स्ट है रफी उज दौला, फिर है अहमद शाह आलमगीर शाह आलम जिनको हम लोग अली गौहर कहते हैं, फिर है अकबर टू एंड लास्ट में क्या है बहादुर शाह टू जिनको बहादुर शाह जफर भी हम कहते हैं। तो लेटर मुगल्स का रिन जो है स्टार्ट होता है यहां से जो कि है रिन बहादुर शाह या जिनको हम लोग शाह आलम कह रहे हैं यहां से। तो औरंगजेब के डेथ के बाद बहादुर शाह जो है औरंगजेब के थर्ड जो है वो सन थे, तीसरे बेटे थे। 1707 से लेकर 1712 तक जो है हमको देखने को इनका रिन देखने को मिलता है। ये 65 साल के उम्र में क्या है गद्दी पे बैठते हैं, 65 ईयर्स के उम्र में। इन्होंने कॉइनेज को भी इंट्रोड्यूस किया था, वेरियस टाइप ऑफ कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि गोल्ड कॉइन हो गया, सिल्वर कॉइन हो गया, कॉपर कॉइन भी। कॉपर कॉइन जो है औरंगजेब के ही रिन से जो है चला रहा था एंड इन्होंने क्या है उसको फिर से रिमेंड करके जो है इशू किया था। अगर हम पॉलिसी की बात करें तो ये बेसिकली क्या थे, ये लेटर मुगल्स थे एंड यहाँ क्या है उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज नहीं थे, तो इसीलिए बेसिकली ये क्या है कि कॉम्प्रोमाइज या हम कह सकते हैं जो सुलह वाली पॉलिसी है कि जो रिबल्स है उनको क्या है या जो भी रिवोल्ट कर रहे हैं उनसे सुलह कर लिया जाए, ठीक है। तो कॉन्सिलेशन हम कह सकते हैं सुलह के, तो यही पॉलिसी ये फॉलो कर रहे थे एंड इसी पॉलिसी को फॉलो करने के दौरान क्या है बहुत सारे औरंगजेब के पॉलिसीज को उन्होंने रिवर्स भी किया था, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो है ये चाह रहे थे कि जो अंबेर और मारवाड़ का रीजन है जिसको हम जोधपुर कहते हैं, इसको एक तरीके से जो किलाबंदी है मतलब गैरिसन कहते हैं कि एक पर्टिकुलर किंगडम है उसके चारों तरफ क्या है ये अपने मुगल सैनिक को जो है वो खड़ा करना चाह रहे थे। एंड इसीलिए क्या है कि ये जयसिंह और अजीत सिंह को क्या है रिस्टोरेशन भी करते हैं, ठीक है। जो बहादुर शाह है वो एक तरीके से क्या है ये जो रीजन है अंबेर और मारवाड़ का इसको जयसिंह और अजीत सिंह को क्या है रिस्टोर करके देते हैं, लेकिन जयसिंह और अजीत सिंह और भी डिमांड कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमको इतना पैसा इतना सैलरी नहीं चाहिए भाई, हमको ज्यादा सैलरी चाहिए। तो वो बहादुर शाह जो है वो क्या है रिजेक्ट कर देते हैं उनके इस डिमांड को, लेकिन हाँ रिस्टोरेशन जो है वो करवाते हैं। अगर हम मराठास के टुवर्ड्स इनकी पॉलिसी को देखें तो उतना ज्यादा फुल हम कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज वाली पॉलिसी नहीं थी, होल हार्टेडली जो है वो नहीं थे, हाफ हार्टेडली काम किया इन्होंने सर देशमुखी ऑफ डेक्कन जो है उसको तो ग्रांट किया कि भाई जो तुम है सर देशमुखी जो है वो डेक्कन का जो है ले सकते हो, लेकिन जो चौट है उससे क्या है इनकार कर दिया कि भाई चौट तो मुगल एम्पायर लेगा, सर देशमुखी पे तुम्हारा हक है, तुम डेक्कन से जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। इवन हम कह सकते हैं कि जो मराठा किंग जो है शाहू जो है उनको क्या है एक राइटफुल मराठा किंग के रूप में उन्होंने माना भी नहीं था, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि शाहू जो है वो क्या है मराठा जो एम्पायर है उसके किंग जो है। एंड इसी कारण से क्या है जो उनकी अगर हम देखें माँ है ताराबाई और शाहू, इनको छोड़ दिया कि भाई तुम मराठा सरदारों से क्या है अपना एक तरीके से पहले हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीमेसी का वॉर है उसको तुम जीत लो, जो जीतेगा उसी को मराठा किंग जो है हम मानेंगे। एंड इसी के कारण से शाहू और मराठा सरदारों के बीच क्या है हमेशा जो डिससैटिस्फैक्शन है वो रहा एंड इस कारण से देखने को मिला कि जो इनस्टेबिलिटी डेक्कन रीजन में पूरी की तरीके से। सिख के खिलाफ अगर हम देखें तो सिख के खिलाफ भी क्या है जो रिबेलियंस थे या रिबेलियस जो भी सिख्स थे इन्होंने क्या है उनके साथ भी एक तरह से सुलह स्थापित कर लिया, पीस स्थापित कर लिया था एंड पीस के दौरान क्या है जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके साथ उन्होंने क्या है उनको हाई मनसब देके एक तरीके से पीस जो है एस्टैब्लिश कर लिया था। तो एक तरफ क्या हो गया मराठास हो गए, दूसरी तरफ क्या हो गया सिक्स हो गए। मराठा के साथ क्या है हाफ हार्टेडली क्या है रिकॉन्सिलेशन का पॉलिसी हमें देखने को मिलता है, टुवर्ड्स सिख जो है वो काफी ज्यादा हमको देखने को मिलता है कि वो पीस जो एस्टैब्लिश कर लिए थे, गुरु गोविंद सिंह को हाई मनसब देके जो है वो प्लेस कर दिए थे। गुरु के डेथ के बाद क्या है जो सिख फिर से रिवोल्ट करना स्टार्ट करते हैं एंड इस समय क्या है जो लीडरशिप था बंदा बहादुर का था। बहादुर शाह जो है इस दौरान क्या है जब बंदा बहादुर रिवोल्ट करते हैं तो बहादुर शाह क्या है फिर से क्या है लोहगढ़ को क्या है ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, जिसको सिख बाद में क्या है रिकवर कर लेते हैं 1712 के दौरान। तो अगर हम चौट और सर देशमुखी की बात करें तो चौट क्या हो गया, हमने पढ़ा भी था कि चौट जो है वो दोनों चौट और सर देशमुखी दोनों ही क्या है मराठा किंगडम मराठास के द्वारा जो है कलेक्ट जो है वो किया जाता था, लेकिन वो मराठा किंगडम के अंदर नहीं था, वो उसके बाहर का था, जैसे डेक्कन रीजन हो गया या मुगल एम्पायर हो गया उसके अंदर जो है वो कलेक्ट करते थे। चौट बेसिकली क्या है 1/4 रेवेन्यू का है एंड इस पे जो 10% एक्स्ट्रा लिवाई हमें देखने को मिलता है वो सर देशमुखी है, जो कि मराठास जो है वो कलेक्ट करते थे किस बेसिस पे कि उनका हेरिडिटी राइट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम मेन सोर्स की बात करें जो मराठास का मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो चौट था और सर देशमुखी जो है वो एक तरीके से मेन सोर्स हमको इनकम का देखने को मिलता है। इसके बाद से आते हैं जहंदर शाह का रेंज जो है वो 1712 से लेकर 13 एडी के बीच में हमको देखने को मिलता है। ये बहादुर शाह के जो थे वो बेटे थे, सन ऑफ बहादुर शाह। नेक्स्ट ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था ये जहंदर शाह उस वॉर ऑफ सक्सेशन को जीतते हैं एक तरीके से किसकी मदद से, तो इनके एक बहुत एबल मैन थे, एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी थे जिनका नाम जुल्फिकार खान था।
ये क्या है, इन्हीं की मदद से जहंदर शाह जो है वो गद्दी को अपनाते हैं या उस पर बैठते हैं। एंड क्योंकि जहंदर शाह खुद क्या थे, वीक थे काफी ज्यादा, तो मेन जुल्फिकार खान जो कि वजीर बनते हैं उस मुगल एम्पायर के, वही क्या है मोटा मोटी तौर पे हम कह सकते हैं कि वही एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो देख रहे थे। तो जुल्फिकार खान क्या है, मेन वही थे वजीर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे थे। जहंदर शाह सिर्फ क्या था, एक तरह का स्टैंप था, ठीक है, वो एक तरीके से क्योंकि वो क्या है, खुद बहुत वीक जो है पर्सनालिटी जो था वो था। जुल्फिकार खान बहुत सारे पॉलिसीज को चेंज करते, जैसे उनका ये मानना था कि आसपास के जो भी रूलर्स है, जैसे राजपूत हो गए, मराठा हो गए, हिंदूज है, इनसे क्या है एक तरीके से हमको क्या फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन करना होगा अगर हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। इसी को मेंटेन करने के लिए ये डिफरेंट क्या है स्टेप्स भी लेते हैं। जैसे कि अंबेर के जो जयसिंह थे, इनको इन्होंने टाइटल जो है वो दे दिया मिर्जा राजा सवई, एंड जो मालवा रीजन है उसका इन्होंने जयसिंह को क्या है गवर्नर भी बना दिया था। उसी तरीके से अजीत सिंह जो कि मारवाड़ रीजन के थे, इन्होंने अजीत सिंह को टाइटल जो है महाराजा दिया, एंड गुजरात का क्या है गवर्नर जो है अपॉइंट कर दिया। मराठा रूलर को क्या है जो चौट और सरदेशमुखी है उसको क्या है ग्रांट कर दिया था डेक्कन रीजन का, बोला कि भाई तुमको जो है मराठाओं हम जो है ग्रांट कर रहे हैं क्या कि डेक्कन रीजन से जो भी चौट और सरदेशमुखी कलेक्ट होगा वो आपको जाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि जो कलेक्शन है वो क्या है मुगल ऑफिशियल के द्वारा होगा, आपके द्वारा जो है वो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, जो जागीर जो है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहे थे, जो जागीरदारी सिस्टम हमें देखने को मिलता है उसको सप्रेस करने के लिए क्या है इन्होंने कुछ चीजों को चेंज किया। जैसे एक चीज जो है ये काफी इंकरेज की है इजारा को, जिसको रेवेन्यू फार्मिंग कहते हैं। एंड रेवेन्यू फार्मिंग की बात करें तो यह है क्या, जैसे अगर हम देखें तो मुगल एम्पायर हो गया, एक मिडिल मैन है, मिडिल मैन को क्या है फिक्स कर दिया कि एक खेत है पर्टिकुलर 1 हेक्टेयर लैंड है, इससे जो है मुगल एम्पायर को मान लो कि 500 रुपए आना है, तो ये 500 रुपया क्या है कि वो फिक्स है। अब वो जो मिडिल मैन है उस खेत से 5,000 ले या 2,000 ले या 400 रुपया ले या 200 रुपया ले, अगर 400 ले रहा है तो 100 रुपया उसको खुद मिला के क्या है मुगल एम्पायर को देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है मिडिल मैन जो थे वो उन्होंने लेते आया। एंड इजारा सिस्टम में जो मिडिल मैन है उनका क्या है कोई हेरिडिटरी राइट जो है वो नहीं होता है। जैसे जमींदारी के तौर पे क्या है कि जो जमींदार है उनके बच्चे जो है वो भी जमींदार ही रहेंगे, उनको वो राइट जो है हेरिडिटरी राइट वो मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या है मिडिल मैन कि जो भाई काम दे रहा है, जो पैसा हमको दे रहा है, मेरा फिक्स सैलरी किया हुआ या फिक्स जो कलेक्शन उसको कलेक्ट करके दे रहा है, तब तक वो क्या है मेंटेन रहेगा। जैसे ही वो देना बंद करेगा तो क्या होगा, हम उसको हटा देंगे, जो देगा फिर उसको रख लेंगे। तो एक तरीके से क्या है कि ये इजारा सिस्टम जो है सप्रेस करने के लिए था, जो जागीरदारी या जमींदारी सिस्टम है उसके लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो भी नोबल्स थे, जो कि मनसबदार थे, उनको भी क्या है बोला गया कि भाई अपने अपने जो ऑफिशियल ट्रूप, जैसे हमने पढ़ा भी था कि जो भी नोबल्स वगैरह थे उनको सर्वेंट्स को मेंटेन करना होता था, या जो सिपाही है उनको मेंटेन करना होता था। तो इन्होंने क्या है जो भी नोबल्स थे उनको बोला कि आप जो है वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रूप्स को मेंटेन कीजिए, जो कि मिनिमम जो है ऑफिशियल कोटा है दिया गया है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है फारूक सियार का रेन। फारूक सियार जो है ये क्या है जहंदर शाह के ही क्या है भतीजे थे, ठीक है। फारूक सियार ने जहंदर शाह को ही क्या है डिफीट किया आगरा के अंदर एंड 1713 के अंदर विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। इनका रेंज जो है 719 से लेकर 748 एडी तक हमें देखने को मिलता है। तो फारूक सियार जो है जहंदर शाह के ही क्या थे भतीजे थे, एंड इन्होंने जहंदर शाह को आगरा के अंदर जो है 1713 ईस्वी में क्या है सैयद ब्रदर्स की मदद से क्या है हरा दिया था। सैयद ब्रदर में कौन कौन थे, एक थे अब्दुल्ला खान, दूसरे थे हुसैन अली खान, ये दोनों जो थे वो सैयद ब्रदर्स थे। एंड अब्दुल्ला खान को हम वजीर भी कहते हैं और हुसैन अली खान जो है वो उनको मीर बख्शी कहते हैं। इनकी मदद से क्या है कि फारूक सियार जो है वो क्या है जहंदर शाह को हरा दिया। ये दोनों सैयद ब्रदर्स जो थे वो क्या थे, ये बेसिकली अपना ही पर्सनल अथॉरिटी जो है वो मेंटेन करना चाहते, मतलब हमेशा क्या है फारूक सियार के साथ टसल इनका रहा, क्योंकि ये तो क्या है कि उसको बनवा दिए राजा, लेकिन मेन जो है क्योंकि वो किंग मेकर थे तो उनको लग रहा था कि हर जगह जो है उन्हीं की बात मानी जाए, एंड फारूक सियार को अपना राज्य चलाने में दिक्कत आ रहा था। एंड सैयद ब्रदर से हमेशा क्या है टसल भी देखने को मिलता है। सैयद ब्रदर जो है वो डोमिनेंट कंट्रोल जो है जितने भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर कब्जा कर लिए। मेनली अगर हम देखें डोमिनेंट कंट्रोल तो एक जो वो चीज था कि वो रिलीजियस टॉलरेंस उनके अंदर देखने को मिला कि सैयद ब्रदर जो थे वो क्या थे रिलीजियसली टॉलरेंट थे, यानी कि इन्होंने जजिया को क्या है अबॉलिश किया। सून आफ्टर फारूक सियार्स एक्सेशन टू थ्रोन, मतलब अगर हम देखें तो जैसे ही क्या है फारूक सियार जो है वो गद्दी पे बैठते हैं तो सैयद ब्रदर ने क्या किया कि जो जजिया कलेक्ट होता है नॉन मुस्लिम से, जजिया हमने पढ़ा भी था कि वो क्या है इस्लामिक स्टेट होने के कारण जो नॉन मुस्लिम को टैक्स देना पड़ता है, इसी को हम जजिया कहते हैं। और जजिया जो है वो कलेक्शन वो इन्होंने तुरंत ही अबॉलिश किया कि जैसे ही फारूक सियार जो है वो बैठते हैं जहंदर शाह के बाद गद्दी पे, तो इन्होंने क्या है उस चीज को अबॉलिश किया। दूसरा क्या है जो अदर पावर्स थे जैसे कि राजपूत थे, मराठा थे और जाट थे, इनके ऊपर भी क्या है एक तरीके से उनको अपने फ्रेंडली रिलेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश उन्होंने की। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ और जो जयसिंह थे अंबेर के, इन्होंने क्या है इन दोनों को अपने तरफ जो है वो कर लिया। जो किंग साहू था इन्होंने उसके साथ क्या है जो मराठा किंगडम के जो किंग साहू थे इन्होंने क्या है एक तरीके से उनको भी अपने ही साइड कर लिया था। उनको क्या है चौट और सरदेशमुखी क्या है डेक्कन रीजन का क्या है ग्रांट कर दिया था और बदले में बोला कि हमको जो है वो क्या है 15,000 सोल्जर जो है वो तुम दोगे। तो मराठाओं से भी क्या किया इन्होंने जो संबंध है स्थापित कर लिया, मतलब अच्छा संबंध। और दूसरा क्या है जो राजपूत थे उनसे भी क्या है एक तरीके से अच्छे संबंध इन्होंने बना लिए थे। लेकिन चूंकि ये जो टसल है फारूक सियार और किसके बीच सैयद ब्रदर के बीच ये चल ही रहा था, और इस दौरान क्या हुआ कि ये टसल के बीच 1719 में सैयद ब्रदर ने क्या किया कि जो फारूक सियार है उनको मार दिया। एंड मार दिया तो पूरे तरीके से कोहराम मच गया। अब इस चीज को तुरंत उन्होंने क्या किया कि उनके एक अलग हम कह सकते हैं उनके बाद फारूक सियार के बाद क्या है तुरंत ही उन्होंने रफी उस दराजत को क्या है बैठा दिया गद्दी पे, ताकि जो इंसर्जेंसी अभी क्रिएट हुआ है एम्पायर के अंदर वो चीज थोड़ा सा क्या है नॉर्मल रहे, ठीक है। और वो अगेन क्या है रफी उस दराजत जो थे वो भी क्या थे एक तरह के कठपुतली थे किसके सैयद ब्रदर के। और विद इन 4 मंथ क्या है ये
बहुत ज्यादा एल्कोहलिक थे, जिसके कारण क्या है इनकी मौत जो है वो हो जाती है। इसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि 3 महीने के लिए फिर से दूसरे बैठते हैं, रफी उस दौला कहते हैं इनको, इनको जो टाइटल है वो शाहजहां टू दिया जाता है, एंड ये क्या है ट्यूबरकुलोसिस के कारण इनकी भी मौत हो जाती है। फिर 1719 एडी के अंदर क्या है मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह जो है 1719 के बीच आते हैं एंड 19 से लेकर 48 एडी तक हमें देखने को मिलता है। एट द एज ऑफ 18 ईयर्स जो है सैयद ब्रदर ने मोहम्मद शाह को क्या है एम्पायर जो है वो बनाया था। मोहम्मद शाह अपने लेविश और लग्जूरियस लाइफ स्टाइल के चलते मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जो जाने जाते थे। एंड इन्होंने क्या किया, इन ये अब क्योंकि ये लग्जूरियस लाइफ में बिजी थे भाई, ये पूरी तरीके से अय्याश आदमी थे, तो जो भी स्टेट का अफेयर था, जो भी चीजें होना था, जो एक एम्पायर को देखना चाहिए वो बिल्कुल नहीं देख रहे थे, ठीक है। एंड इसी के कारण क्या हुआ कि मुगल एम्पायर डिटोरिएट कर रहा था, उस डिक्लाइन वाले फेज में क्या है और एक तरीके से हम कह सकते हैं इनहांसमेंट हो गया कि और क्या है तेजी से डिक्लाइन जो है वो करना स्टार्ट हो गया। इंस्टेड ऑफ गिविंग फुल सपोर्ट टू एबल वजीर सच एज निजामुल मुल्क, ही फेल अंडर इल इन्फ्लुएंसेस ऑफ करप्ट एंड वर्थलेस फ्लैटर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो बहुत ही योग्य हम कह सकते हैं कि इनके भी एम्पायर के अंदर क्या है योग्य जो है वो नोबल थे, ठीक है। अब इनके ही वजीर थे जिनका नाम जो है निजामुल मुल्क था, जो बाद में हमको निजाम ऑफ हैदराबाद के रूप में नजर आते हैं। वही निजाम जो है वो बहुत, अब उनको क्या हुआ, उनपे जितना भरोसा करना चाहिए था मोहम्मद शाह को, वो उतना ध्यान ही नहीं देते, उनकी बात को इग्नोर करते थे। तो हुआ क्या कि वो लास्ट में क्या गुस्सा होकर या नाराज होकर क्या है वो चले भी जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद शाह जो है एक तरीके से क्या बहुत शक्की जो है नेचर के रहते हैं। एंड यहीं पर हमको देखने को मिलता है कि जो भी करप्टेड, मतलब मोहम्मद शाह के पास जो भी क्या है फ्लैटिंग जाके करता था वो उनकी ही बात मानते थे, जो भी लायक लोग थे या जो डिजर्विंग थे उस पर उनका ध्यान बिल्कुल ही नहीं था। यहीं पे क्या है असैसिनेशन हमको देखने को मिलता है सैयद ब्रदर्स का। सैयद ब्रदर जो है वो हमेशा क्या है, अब क्योंकि ये किंग मेकर थे, एक तरफ एम्पायर हो गए, उनको भी एक लेवल के बाद क्या है जो उनके आसपास नोबल है वो चढ़ाते रहते थे कि भाई देखिए आप किंग है, आपके बदले फैसले वो ले रहे हैं, ये सारी चीजों को कहके। तो जो किंग था उसके भी मन में उनके एक सैयद ब्रदर के खिलाफ क्या है कड़वाहट भर रहा था। दूसरा क्या है जो नोबल है उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई सारे डिसीजन जो है वो किंग नहीं ले रहा है, दो आदमी मिलकर ले रहा है, दोनों भाई मिलकर ले रहे हैं। एंड इसी के लिए क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है जैसे ही क्या है स्टेट का वो गिरना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि अब इतना सारा चीज हो रहा था कि किसी को, मतलब जो एम्पायर के अंदर जितने भी बाकी लोग हैं उनका पूरे तरीके से भरोसा नहीं है कि भाई आखिर एम्पायर चला कौन रहा है। ना तो पूरे तरीके से सैयद ब्रदर चला रहे हैं, ना तो एम्पायर जो है वो चला रहे हैं, नोबल की तो बात ही अलग है। तो कोई नहीं चला रहा था पूरे तरीके से और एम्पायर जो है बस चल ही रहा था। तो इस दौरान क्या हुआ, जितना भी कलेक्शन था रेवेन्यू का वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। जैसे जमींदार जो है वो क्या हुए कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको पे करने से मना कर दिया उन्होंने। एंड जो रेवेन्यू फार्मिंग है जिसको हम लोग इजारा सिस्टम जो है कहा था, ये इजारा सिस्टम भी काफी ज्यादा फैलने लगा। मतलब जो फिक्स्ड जहां से जमींदारी जो थी वो डिक्लाइन कर गया, इजारा आ गया, मिडिल मैन आ गया। अब मिडिल मैन आ गए तो वो क्या है एम्पायर को तो एक फिक्स देने लगे, लेकिन पीजेंट को क्या है काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे। उस केस में क्या है कि मतलब पता चला 1/10 पीजेंट के पास रह रहा है, 90% जो पार्ट है रेवेन्यू का वो कलेक्ट करके वही लेके चले जा रहे हैं। तो काफी ज्यादा ऑपरेशन हमको देखने को मिलता है पीजेंट्स का भी इसके, जिसके अंदर क्या है क्योंकि कलेक्शन हो नहीं रहा था तो सोल्जर्स की सैलरीज भी जो है वो रेगुलरली नहीं जा पा रही थी। एंड इसी के दौरान क्या है एक पावरफुल ग्रुप जो है नोबल्स का विच वाज हेडेड बाय निजामुल मुल्क एंड मोहम्मद आमीन खान, ये क्या करता है, ये सैयद ब्रदर के अगेंस्ट क्या कंस्पायर करता है कि भाई ये जो है किंग मेकर इनको हटाया जाए सैयद ब्रदर को। एंड जो औरंगजेब के रिंद से क्या है उसी दौरान से क्या है सैयद ब्रदर को बहुत जो नोबल थे वो पसंद भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा नोबल्स जो बहुत सारे दूसरे नोबल्स थे हर किसी को क्या है वो लिबरल पॉलिसी जो है टुवर्ड्स द रिलीजियस पॉलिसी जिसको हम कह सकते हैं लिबरलिज्म इन रिलीजन हम कहते हैं, वो पसंद नहीं था कि भाई जो हिंदूज है या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ जो है वो बहुत लिबरल पॉलिसी किसी को अच्छा नहीं लगा था। मतलब एक तरीके से सैयद ब्रदर ने क्योंकि क्या किया, जैसे ही आया तो जैसे ही फारूक शाह क्या है एक्सटेंड करते हैं थ्रोन को, तो उस दौरान क्या है कि सैयद ब्रदर तुरंत ही क्या है जजिया को हटवा देते हैं। तो एक तरीके से जो सॉफ्ट कॉर्नर था टुवर्ड्स हिंदू वो क्या है नजर आने लगा। एंड इसी चीज को हाईलाइट भी जो नोबल्स थे वो भी कर रहे थे कि भाई देखिए ये जो है एंटी इस्लामिक है, तो उनको डिक्लेयर भी कर दिया गया कि जो ये सैयद है भाई ये जो है वो क्या है एंटी इस्लामिक है, मतलब इस्लाम को ही इनसे क्या है खतरा है। एंड एंटी सैयद जो नोबल है इनको ही क्या है मोहम्मद शाह भी सपोर्ट कर देते कि हाँ हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, कि मोहम्मद शाह जो एम्पायर थे वो भी बोलते कि हाँ ये तो कभी कभी ऐसा बात करते हैं जो कि इस्लाम के भी अगेंस्ट है, ये भी बात कहते हैं। तो उनके दिमाग में क्या है सैयद ब्रदर के खिलाफ क्या था, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो निगेटिविटी है वो भर दिया गया था, ठीक है। एंड इसी के लिए क्या है, इसी के कारण 1720 के अंदर जो छोटे भाई थे जिनका नाम हुसैन अली खान था, हमने पढ़ा भी कि बड़े भाई कौन थे, अब्दुल्ला खान जो कि वजीर थे, एंड दूसरे वाले जो छोटे भाई थे वो कौन थे, हुसैन अली खान जिनको मीर बख्शी कहते हैं, इनको क्या है मार दिया जाता है। अब्दुल्ला खान जो है क्या करते हैं, ट्राई करते हैं रिबेल करने के, मतलब रिवोल्ट करने का कि भाई मेरे भाई को कैसे तुम मार दिए। एंड इनको भी क्या है सप्रेस कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है आगरा के अंदर। एंड यहीं से क्या है मुगल एम्पायर के अंदर जो किंग मेकर्स का जो कहानी था चैप्टर था वो क्या होता है खत्म हो जाता है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि उस दौरान जो कि हमने पढ़ा भी कि मोहम्मद शाह के दिन के समय क्या है जो सबसे जो एबल नोबल थे वो निजामुल मुल्क थे। यहीं से स्टार्ट जो है ब्रेकिंग जो हमको नजर आने लगता है कि जो कार्विंग है इंडिविजुअल, ठीक है, मुगल एम्पायर का वो हमको देखने को मिलता है। जैसे निजामुल मुल्क जो है जो कि सबसे पावरफुल नोबल थे उस दौरान, वो क्या है वजीर भी बनते हैं 1722 ईस्वी के अंदर। एंड यहाँ पे क्या है ये कोशिश करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा है मोहम्मद शाह के रिन के अंदर एम्पायर के अंदर उसको बदला जाए। लेकिन ये मोहम्मद शाह का जो नेचर था वो काफी सक्की वाला था कि भाई ये भी अपना कर रहा है, क्योंकि वो झेल चुके थे सैयद ब्रदर को, तो इनको भी लग रहा था कि ये भी क्या है वैसे ही करेगा। तो इसी कारण से क्या है अक्टूबर 1724 ईस्वी के अंदर क्या है ये जो मुगल एम्पायर है जो कि दिल्ली में स्थित था, वहां से क्या है कि उस रीजन से क्या है नीचे की ओर यानी कि डेक्कन या साउथ की ओर जो है वो आते हैं एंड अपना क्या है एक एरिया खोजते हैं जिसको बाद में जाकर हैदराबाद हम कहते हैं। यहीं से क्या है जो फिजिकल एक्चुअल ब्रेकअप है मुगल एम्पायर का क्या है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो ब्रेकअप कहां से स्टार्ट हुआ, वही अक्टूबर 1724 के अंदर जो निजामुल मुल्क कहां आए थे, साउथ ऑफ मुगल एम्पायर आए थे, जहां पे हैदराबाद का स्थापना जो है वो करते हैं। यहीं से क्या है जो
बिगनिंग हम कह सकते हैं फिजिकल ब्रेकअप का, वो स्टार्ट हो जाता है। और भी अदर पावरफुल जो भी पावरफुल उस समय थे, जैसे मराठा वगैरह जो है, या जो भी किंगडम्स हो गए, जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, ये भी क्या है धीरे धीरे करके क्या है कि हमको देखने को मिलता है कि जो कार्विंग है मुगल एम्पायर से, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर क्या है देखने को मिलता है। जैसे कि रिजल्टेंट क्या हो गया, जैसे बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, पंजाब हो गया, ये भी क्या है एक हम कह सकते हैं जो कार्विंग है, फिजिकल कार्विंग, इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन जो है वो देखने को मिलता है। मराठा सरदार जो है ये भी क्या है एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड ये क्या है कि जो मालवा रीजन है, गुजरात और बुंदेलखंड, इस पे क्या है कब्जा जो है वो बना लेते हैं। इसी दौरान क्या है एक हमको इन्वेजन जो है वो देखने को मिलता है। यहां पे पढ़ना है हमको नादिर शाह के बारे में। सबसे पहले नादिर शाह के इन्वेजन से पहले हम समझते हैं कि नादिर शाह कहां से आया था और था कौन। ठीक है, बात है अगर हम देखें तो लगभग ये 1720-25 के बीच का ही समय हमें देखने को मिलता है, जहां पे रीजन जो है वो पर्शिया, मतलब मॉडर्न डे में आज हम देखें तो ईरान का ही रीजन हम देखने को मिलता है। पर्शिया का जो कैपिटल था वो था इस्फाहान। इस्फाहान जो है वो उस रीजन का यानी कि पर्शिया का जो है कैपिटल था। अगल बगल सारे लोग क्या है पर्शिया, जो पर्शियन एम्पायर था उसमें से क्या है कि कब्जा किए हुए थे, बहुत जो है लोग जो है अलग बगल के किंगडम के वो कब्जा किए हुए थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एक हमको देखने को मिलता है कि जो शिरवान है वो क्या है कि बगल के ही एम्पायर में था, जो पर्शिया के बहुत सारे क्या है कि जो सुन्नीज है उनको क्या है कि जो शिया जो है, मतलब एक फैक्शन के बीच लड़ाई हो रहा था। एक तरफ हो गया शिरवान में जहां पे सिया और सुन्नी क्या है एक आपस में क्या है लड़ाई कर रहे हैं, जहां पे सिया जो है मतलब जो सन की सिया है वो क्या है सुन्नी को क्या है परसिक्यूट कर रहा है। रसिया में हमको देखने को मिलता है उस समय पीटर द ग्रेट जो जार थे वो थे, जुलाई 1722 ईस्वी में क्या है इस पर्शिया पे अटैक करते हैं। हेरात जो रीजन है वो अब्दाली जो ट्राइब मैन था, जो एक कबीला अब्दाली है, उसको क्या है वहीं से हम देखते हैं अहमद शाह अब्दाली के बारे में। ठीक है, कि हेरात जो है उस रीजन को ऑक्यूपाई कौन किया हुआ था, जो अब्दाली ट्राइब्समैन थे वो ऑक्यूपाई किए हुए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंदाहार था, वो गलजाई जो ट्राइब्समैन है वो ऑक्यूपाई किए हुए थे, एंड कंदाहार के ही जो महमूद थे, जिसको हम देखते हैं कि ये महमूद जो है ये क्या है ये इन्वेड करते हैं कहां पे इस्फाहान में, एंड जो कैपिटल है पर्शिया का इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो टर्की जो है 1723 ईस्वी में क्या है पर्शिया से ये भी क्या है वॉर को डिक्लेयर कर देता है। 1724 ईस्वी में रशिया और टर्की क्या है आपस में एग्रीमेंट भाई साइन कर लेता है कि जो नॉर्दर्न जो है और जो वेस्टर्न पार्ट है वो क्या है रशिया के पास रहेगा, एंड ये पार्ट जो है बाकी पार्ट जो है वो पर्शिया के बीच में जो है वो रहेगा। मतलब एक तरीके से हमको देखने को मिला कि रशिया और टर्की जो है वो भी क्या है वो जो पूरा का पूरा जो पर्शिया रीजन है आपस में बंटवारा कर रहे हैं कि भाई ये वाला तुम्हारा हिस्सा है, ये वाला मेरा हिस्सा है। इसी दौरान क्या है हमको नादिर शाह का इमर्जेंस देखने को मिलता है। ये 1726 ईस्वी में क्या है नादिर शाह जो है वो इमर्ज करते हैं। ये 1729 ईस्वी के अंदर क्या है हेरात रीजन जो है इसको अब्दाली से क्या है अब्दालियों को हरा के क्या है वापस क्या है पर्शिया के अंदर क्या है मिला लेते हैं। जो गलजवीज थे गलजाइज जो थे जो कि इस्फाहान पे क्या है कब्जा कर लिए थे, और सेंट्रल और साउदर्न जो पर्शिया है उस पर कब्जा कर लिए थे। जो हमने पढ़ा भी कि गलजाइज जो है वो एक तरीके से क्या है गलजाई ट्राइब्स में जो महमूद आ गया था कहां पे इस्फाहान पे, तो उसको क्या है उसको भी हरा के वहां से भगा देते हैं। टर्की को बोलते हैं कंपेल करते हैं कि भाई जितना भी मेरा टेरिटरी जो तुम कब्जा की हो वापस हमको लौटाओ। 1735 ईस्वी के अंदर क्या है रशिया के साथ क्या है ट्रीटी साइन करते हैं, एंड इस ट्रीटी के दौरान क्या है जो भी सीज्ड रशिया टेरिटरी किया था पर्शिया का उसको भी क्या है वापस ले लेता है। एंड 1736 ईस्वी के अंदर जो लास्ट सफावी रूलर्स है उसको क्या है वो एक तरीके से क्या करता है एक्सपेल कर देता है, एंड खुद को एम्पेरर घोषित कर देता है कि भाई हम अब पर्शिया के क्या हुए एम्पेरर हुए। एंड एम्पेरर पर्शिया के अंदर जो एम्पेरर है जिस तरह हम पढ़ते हैं कि जार कहते हैं कहां पे रशिया में, उसी तरह पर्शिया में शाह कहते हैं। तो खुद को क्या है सुल्तान घोषित कर देता है नादिर, एंड उसी के बाद से उसका नाम जो है नादिर शाह पड़ जाता है। 1738 से लेकर 39 के बीच जो है नादिर शाह जो है इन्वेड करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। एंड इस दौरान नादिर शाह क्यों इन्वेड कर पाता है, क्योंकि पहले मुगल एम्पायर काफी ज्यादा फैला हुआ था, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहां पे क्या है वीकनेस नजर आता है उसको कि इंपायर जो है उतना ज्यादा क्या है स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। एंड इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के क्या है नादिर शाह जो है वो एंटर करता है इंडिया के अंदर। यहां पे क्या है नादिर शाह और मुगल आर्मी जो है वो करनाल के अंदर 13 फरवरी 1739 के अंदर क्या है आमने सामने होते हैं। मुगल एम्पायर जो है मुगल आर्मी जो है वो बुरी तरीके से हार जाता है नादिर शाह के हाथों। एंड नतीजा क्या होता है इसका, नतीजा ये होता है कि जो मोहम्मद शाह जो थे वो नादिर शाह उनको क्या है बंदी बना लेता है। दूसरा क्या है बोलता है कि जितने भी क्या है जो प्रोविंसेस है जो कि आपके एम्पायर के इंदस के वेस्ट रीजन, मतलब कि इंदस से जितने भी पश्चिमी रीजन में क्या है जितने भी प्रोविंसेस हैं मुगल एम्पायर के वो क्या है अब जो है वो पर्शिया यानी कि मेरे अंदर जो है कंट्रोल के अंदर रहेगा। नादिर शाह साथ ही साथ बहुत लूटपाट भी करता है, जितना भी रॉयल ट्रेजरी था सबको लूट के चला जाता है, जिसमें कोहिनूर भी था, और जो शाहजहां का क्या है पिकॉक थ्रोन जो है वो भी प्रेजेंट जो था वो भी था। अगर हम कॉज देखें इन्वेजन का, ठीक है, तो इन्वेजन का कॉज हमको देखने को मिलता है कि इसका रिजल्टेंट जो मुगल एम्पायर है काफी ज्यादा क्या है उसको इमेंस डैमेज पहुंचता है। साथ ही साथ जो मुगल एम्पायर के अंदर क्या है जो कमियां थी वो भी क्या है साफ साफ क्या है जो नजर आने लगती है कि भाई यहाँ पे जो है वो फ्लॉ है पूरे के पूरे मुगल एम्पायर के सिस्टम के अंदर। एंड जो जो एरियाज थे जैसे कि काबुल हो गया या वेस्ट ऑफ इंदस हो गया, जैसे ही क्या हो गया कि वो कब्जा हो जाता है हम कह सकते हैं नादिर शाह के द्वारा मुगल एम्पायर से चला जाता है, तो अब क्या हुआ पूरे तरीके से वो एरिया क्या हो गया फ्री हो गया था कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड से कोई भी क्या है फर्दर इन्वेजन जो है आसानी से हो सकता था। एंड जो वाइटल लाइन था डिफेंस का वो भी क्या है यहाँ पे धूमिल होता हुआ दिखता है, यहाँ पे डिसअपियर होता हुआ दिखता है। इसी के बाद से हमको अहमद शाह जो है वो नजर आते हैं जो कि मोहम्मद शाह के क्या है बेटे थे। 1748 से लेकर 57 के बीच में हमको देखने को मिलता है इनका क्या है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस जो है वो क्या है इनके वजीर जिनका नाम इमादुल मुल्क था, ये मराठाओं के सपोर्ट से क्या है ये मोहम्मद शाह को क्या है बंदी बना लेते हैं 1754 के अंदर। एंड मोहम्मद शाह की मौत जो है 1775 के अंदर जो है वो कारागार में ही क्या है यानी कि प्रिजन के अंदर जो है वो हो जाता है।
यहीं पे क्या है, एक और इन्वेजन हमको पढ़ना है या इन्वेजन देखना है, जो है अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन। नादिर शाह का ही एक बहुत ही भरोसेमंद और बहुत ही लायक जनरल जो है वो अहमद शाह अब्दाली था। ये क्या है, नॉर्दर्न इंडिया को जो है यानी कि दिल्ली से लेकर मथुरा रीजन जो है पूरा का पूरा उसको इन्वेड करता है, बुरी तरीके से वहां पे लूटपाट मचाता है। 1748 से लेकर 1767 ईस्वी के बीच में, मतलब 1748 से लेकर 67 के बीच में क्या है, इसका इन्वेजन जो है हमें देखने को मिलता है। 61 में क्या है, ये मराठा से भी भिड़ा था, थर्ड वॉर जो बैटल होता है पानीपत का, जिसको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, जहां एक तरफ मराठास थे, दूसरी ओर क्या है अहमद शाह अब्दाली जो था वो प्रेजेंट था। इसके बाद अगर हम देखें तो जहंदर शाह के ही एक और बेटे थे जिनका नाम आलमगीर था। इनका रेन हमको 1754 से लेकर 59 एडी के बीच में देखने को मिलता है। एंड ये जो है इमादुल मुल्क जो है उन्हीं के द्वारा क्या है ये रेज किए थे इन प्लेस ऑफ अहमद शाह। तो अहमद शाह यहीं पे क्या है, हमने पढ़ा भी कि अहमद शाह क्या है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी वीक था, तो इनके वजीर इमादुल मुल्क जो है इन्हीं को क्या है रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं, तो आलमगीर से। एंड ये आलमगीर से रिप्लेस कर देते हैं और अहमद शाह बहादुर को यानी कि अहमद शाह को भी 1754 के अंदर क्या है हटा देते हैं। आलमगीर भी क्या था, एक तरीके से वीक रूलर था। सिंपल सा चीज ये समझो कि कोई भी नोबल हो या कोई भी वजीर हो वो उसको ही किंग बनाएगा जो क्या है वीक होगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी खुद ही डिसीजन लेने लगेगा। तो क्योंकि क्या है, हमेशा एक किंग को या एम्पेरर को जो भी नोबल या वजीर बन रहते थे, अगर मान लो वजीर स्ट्रॉन्ग है तो वो हमेशा चाहता था कि जो एम्पेरर है वो क्या है पपेट के रूप में रहे, कभी भी अपना दिमाग जो है वो नहीं लगाए। तो उन्होंने आलमगीर को भी बैठाया था, वो भी क्या था वीक रूलर था। एंड इसी दौरान क्या है मराठा जो है वो क्या है काफी ज्यादा पावरफुल हमें देखने को मिलते हैं। एंड आलमगीर को ही बाद में क्या है इमादुल मुल्क जो है 1759 के अंदर क्या है मार देता है। इसके बाद से 1759 से लेके 1806 के बीच में हमको नेक्स्ट जो है एम्पेरर आते हैं जिनका नाम शाह आलम टू है, या इन्हीं को अली गौहर कहते हैं। ये आलमगीर टू के क्या थे, एक तरीके से बेटे थे, मतलब आलमगीर टू के जो है वो बेटे थे। एंड 1759 में क्या है ये गद्दी पे बैठते हैं। इनमें क्या है जो शाह आलम है, जो शाह आलम टू या अली गौहर कह लो, इनमें कुछ जो है हमको देखने को मिला कि ये काफी ज्यादा करेजियस भी थे और बाकियों की तुलना में ये क्या थे थोड़े लायक भी थे। एंड इसी दौरान क्या है मेजर इवेंट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि थर्ड बैटल है पानीपत का, जो कि 1761 के बीच में है एडी के बीच में। बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट 1764 के बीच में देखने को मिलता है। एंड एक अफगान जो कि जिनका नाम जो है गुलाम कदर था, ये क्या है शाह आलम को 1788 के अंदर क्या है ब्लाइंड कर देता है, मतलब इनकी आंख जो है वो फोड़ देता है। शाह आलम की आंख कौन, एक अफगान है जिसका नाम गुलाम कदर है। ये क्या है 1788 में, मतलब 1788 में समझो कि शाह आलम जो है वो ब्लाइंड हो चुके हैं। ब्रिटिश जो है शाह आलम को क्या है एक पपेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा था जब तक उसकी मृत्यु ना हुई, जो 1805 के अंदर। मतलब सोचो कि 1788 में क्या है आंख फूट गया, बेचारा देख नहीं सकता है, फिर भी ब्रिटिश क्या है उसको एक पपेट के रूप में बैठाया हुआ है गद्दी पे, क्योंकि ये क्या है अब तो काम के कोई लायक रहा नहीं, खुद नहीं कर सकते। तो 1805 तक क्या है ब्रिटिशर्स जो थे वो एक पपेट के रूप में क्या है शाह आलम को इस्तेमाल कर रहे थे। मुगल एम्पायर जो है इस समय क्या है अगर हम देखें तो नाम का ही एक ऑल इंडिया एम्पायर के रूप में रह गया था। एंड बाकी ओवरऑल क्या है कि इसके बाद से क्या है बस दिल्ली सल्तनत के ही दिल्ली के आसपास ही रीजन जो है इन प्रैक्टिस अगर कहे तो बाकी, क्योंकि उसके बाहर के रीजन में क्या था इंडिपेंडेंट जो स्टेट थे वो डिक्लेयर हो गए थे, अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिए थे। जो मुगल एम्पायर के अंदर थे भी बहुत सारे कह लो कि प्रोविंसेस, वो अब मुगल्स की सुजैनिटी को एक्सेप्टेड नहीं रखते थे, मतलब खुलेआम कोई नहीं लड़ रहा था लेकिन कोई भी बात भी नहीं मानता था उनकी, ठीक है ऐसा था। 1764 के अंदर क्या है शाह आलम टू जो है वो मीर कासिम ऑफ बंगाल को ज्वाइन करते हैं एंड सुजा उद्दौला जो कि अवध के थे उनको ज्वाइन करते हैं। ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या है वॉर डिक्लेयर करते हैं। मतलब शाह आलम टू क्या है, शाह आलम टू कहां रह रहे थे, अवध में रह रहे थे। वहीं पे क्या है मीर कासिम जो है बंगाल का भाग के आता है। कब आता है याद करिए, हमने पढ़ा भी था, रॉबर्ट क्लाइव जो है जब लेके आता है तो वहां से क्या होता है, जो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता आता है तो वहां से बंगाल से क्या है जो मीर कासिम है वो क्या होता है भाग जाता है कहां पे, हमारा अवध में, ठीक है। अवध में पहले से ही कौन थे, शाह आलम जो थे वो प्रेजेंट है। एंड यहीं पे क्या है बैटल ऑफ बक्सर जो हमें देखने को मिलता है, जहां पे इंग्लिश जो है बैटल ऑफ बक्सर में बुरी तरीके से जो मुगल एम्पायर है वो मुगल एम्पायर है और उनकी आर्मी को, मतलब सारे की आर्मी को बिल्कुल ही बुरी तरीके से क्या है हरा देते हैं। एंड यहीं पे क्या है उसके बाद जो है हमको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी जो देखने को मिलता है। एंड इलाहाबाद जो है उसके बाद से कौन थे हमारे जो शाह आलम थे वो बहुत सालों तक क्या है एज अ पेंशनर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते हैं। एंड 1772 में क्या है वो ब्रिटिश शेल्टर को लीव करके वापस क्या है दिल्ली जो है वो आ जाते हैं। एंड ब्रिटिश ऑक्यूपाई करता है 1803 के अंदर शाह आलम को दिल्ली से हटाता है। एंड उसके बाद से क्या है 1857 तक मुगल एम्पायर जो है वो एक अगर हम कहें तो इंग्लिश के क्या है एक पॉलिटिकल फ्रंट के ही रूप में रह गए थे। मतलब शाह आलम जो थे सेकंड वो एक तरीके से इंग्लिश जो है उनको भी क्या है पॉपेट के रूप में इस्तेमाल करने लगा था। 1803 से लेके क्या है वो दिल्ली में ही प्रेजेंट थे 57 तक, लेकिन वहां पे क्या है वहां पे हमें देखने को मिलता है कि मुगल्स के प्रेजेंट तो थे मुगल एम्पायर, लेकिन खाली नाम का था, मेन जो अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल किसके अंदर था, तो इंग्लिश के अंदर जो है वो कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। इसके बाद से कौन है शाह आलम के सेकंड अगर हम कहें तो सन है जो कि अकबर टू है, जो कि असेंड करते हैं थ्रोन को 1806 के अंदर। ये क्या है राजा राम मोहन रॉय को क्या है एज एन एम्बेसडर जो है ब्रिटेन भी भेजा था इन्होंने, याद रखना है यही जो है वो टाइटल भी राजा राम मोहन रॉय को जो राजा टाइटल है वो यही दिए थे। इन्हीं के समय 1835 के अंदर जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब मुगल एम्पायर का खुद को सब्जेक्ट कहना बंद कर दिया था। मतलब यहीं पे क्या है 1835 के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या करता है वो एक तरीके से कॉइन इशू करता है खुद के नाम के, ठीक है। स्टार्टेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल फूल वालों की सैर, यही याद रखना है। अकबर टू जो है वो क्या है एक फेस्टिवल जो है जो कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए इन्होंने क्या है एक फेस्टिवल चालू किया था जिसको फूल वालों की सैर जो है हम कहते हैं। नेक्स्ट है बहादुर शाह टू जो कि लास्ट है, बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। 1837 से लेकर 57 एडी तक हमें देखने को मिलता है, जो अकबर टू के जो है वो बेटे थे। एंड 1837 में 62 साल की उम्र में क्या है ये थ्रोन पे बैठते हैं।
एंड माना जाता है कि जो रिबेल्स है वो क्या है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह टू को ही क्या है अपने नेता के रूप में क्या है रिवोल्ट में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलता है, जिसको अंग्रेज जो है इंग्लिश जो है वो सेपॉय म्यूटिनी कहते हैं। इस दौरान क्या है जो मेन जो फेस था कि भाई हम किसके लिए लड़ रहे हैं, रिवोल्ट किसके लिए हो रहा है, तो बोला गया था कि हम अपने जो सुल्तान है जो कौन थे बहादुर शाह, उनको गद्दी पे बैठाना है, अंग्रेजों को भगाना है, बहादुर शाह को जिताना है। एक तरीके से ये जो है उन सभी का नारा था कॉमन, ठीक है। तो 27 जनवरी 1858 के अंदर क्या है इनको जो है वो एक तरीके से क्योंकि ये क्या थे, इंग्लिश जो है एक तरीके से क्या साइन किया हुआ था, इनके साथ ट्रीटी था, मतलब इनके पहले वाले से ही ट्रीटी था कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करेगा, इंग्लिश करेंगे, तुम भाई खाली नाम के रहोगे एम्पेरर, ठीक है, बस ऐसा ही था। लेकिन जब रिवोल्ट होने लगा और इन्हीं के नाम पे रिवोल्ट हो रहा था तो अंग्रेजों को लगा कि यही जो है गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ, एंड इसी वजह से क्या है कि इनको क्या है एक तरीके से सजा दे देते हैं। एंड 83 ईयर ओल्ड जो है जफर को रंगून भेज दिया जाता है, एंड बाद में 1862 के अंदर क्या है, मतलब 1858 में क्या है कन्विक्ट किया जाता है, एंड गद्दारी के जुर्म में हम कह सकते हैं, एंड 83 साल की उम्र में क्या है इनको रंगून भेज दिया जाता है, जिसमें कि 1858 से लेकर 1862 के बीच वो रहते हैं रंगून में, एंड 62 में क्या है इनकी मौत हो जाती है। अब अगर हम देखें तो क्या क्या वो रीजन था कि मुगल एम्पायर जो है इतना बड़ा एम्पायर था वो डिक्लाइन कर गया पूरी तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर हम देखें तो एक औरंगजेब का रोल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि औरंगजेब का जो रिलीजियस पॉलिसी था बिल्कुल ही चौपट था। इतना ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होने के कारण क्या है, इतना ज्यादा कट्टर जो मुस्लिम था उस चलते क्या है प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि राजपूत जो कि 4 जनरेशन तक मुगल एम्पायर के अंदर ही सर्व कर रहे थे, नोबल के भी रूप में थे, ठीक है, सूबेदार थे, अगर कह लो तो उसके अंदर क्या थे जो मनसबदार थे, ठीक है, सूबेदार कह रहे हैं मनसबदार जो थे वो थे। तो इतने सारे जनरेशन के सर्व करने के बाद भी जैसे ही औरंगजेब गद्दी पे बैठ रहा है वो बोल रहा है कि भाई ये हिंदू जो है इसको भगाओ यहाँ से। तो इसीलिए क्या है जो राजपूत जो थे वो क्या है काफी ज्यादा अलग थलग महसूस कर रहे थे। दूसरा, औरंगजेब जो है दूसरे भी नॉन मुस्लिम के रिलीजन को रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता था, ठीक है, जैसे कि री इम्पोजिशन हमें जजिया का फिर से उसके द्वारा जो है देखने को मिलता है। अगेन जो डेक्कन पॉलिसी था कौन सा कि वो आक्रमण करता है किस पे, वो मराठाओं के जो रीजन था, जैसे कि गोलकोंडा बीजापुर हो गया, कर्नाटक हो गया, जब इसको क्या है औरंगजेब क्या है कब्जा करता है तो मराठा के आमने सामने आके खड़ा हो जाता है। तो जो बफर स्टेट था जो कि मराठा और किसके बीच, मुगल एम्पायर के बीच में एक बफर स्टेट था, डेक्कन वाला पार्ट जो था वो क्या है ये कब्जा करने के कारण क्या है मराठा के सामने डायरेक्टली जाके वो खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट और हम देखते हैं तो एग्रेरियन क्राइसिस हमें देखने को मिला, जो पैदावार था, जो उपज था, मतलब एक तरीके से फूड क्राइसिस हो रहा था, सिंपल सा लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, क्योंकि लैंड रेवेन्यू क्या है कि ये बढ़ते ही जा रहा था। जैसे कि शाहजहां के में अगर हम देखें तो उससे पहले क्या था 1/3 था, शाहजहां जो है वो उसको चेंज करके क्या है 50% जो है वो चेंज कर देता है। इजारादारी सिस्टम जो है हमको देखने को मिलता है, जो हमने पढ़ा भी कि इजारा लैंड जो है जो कि रेवेन्यू फार्मिंग जिसको हम कहते हैं वो भी काफी ज्यादा डेवलप कर गया था। फिर हम कह सकते हैं नेचुरल कैलेमिटी भी था, भाई ड्रॉट बहुत ज्यादा आ रहा था, उतना पानी वानी नहीं पड़ता था। औरंगजेब के दिन के समय क्या है जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट था जिसको एनए दशला कहते हैं उसको रिप्लेस कर दिया था इजारदारी सिस्टम के द्वारा, ठीक है। फिर है जागीरदारी का क्राइसिस भी हमें देखने को मिलता है। जागीरदारी जो सिस्टम है वो अकबर के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पे लैंड को जो है हम लोग देखते हैं जैसे कि एक खलीसा हो गया, जो कि खलीसा लैंड से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली क्या है इंपीरियल ट्रेजरी को जा रहा है। दूसरा जागीर हो गया, जहां से रेवेन्यू जो भी जनरेट हो रहा है वो जागीरदार को जाता है इन प्लेस ऑफ कैश स्टाइपेंड, मतलब कि जो मान लो कि ऑफिशियल है उनको पैसा देने के बजाय क्या वही लैंड जो है वो दे दिया। ये दिल्ली सल्तनत के अंदर भी जो हमने इस तरह के जो सिस्टम को पढ़ा था। लैक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो रहा था, जैसे कि उसी दौरान क्या है जो ब्रिटिशर्स आ चुके थे, तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज थे वो काफी ज्यादा इनकम्पिटेंट है, मतलब वैसा फिनिश्ड जो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए जो बिकेगा मार्केट के अंदर वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। दूसरी ओर क्या हो गया कि जो यूरोपियन वेपन्स थे वो काफी ज्यादा एडवांस फीचर वाले थे। इंडिया में अगर हम देखें तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था, जैसे यूरोप में क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट हो गया, या जो सारी चीजें जो है फैक्ट्रीज वगैरह बनने लगी। इवन हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी साइंस जो पर्सपेक्टिव है उसमें ज्यादा एडवांस थे एज कंपेयर टू मुगल, या हम कह सकते हैं जो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी तुलना में। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मॉनेटरी क्राइसिस भी हमें देखने को मिलता है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन जो है इशू किया गया था। अब इशू इतने सारे कॉइन्स हुए तो जाहिर सी बात है क्या हो गया होगा, इन्फ्लेशन हो गया होगा। कुछ और भी फैक्टर जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वीक सक्सेसर हो गया। नोबेल काफी ज्यादा क्या है इन्फ्लुएंसिव थे कि हमेशा क्या है टसल जो है वो हमेशा देखने को मिलता था कि नोबल्स और एम्पेरर के बीच में टसल हमें देखने को मिलता था। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट फैक्शन मुगल कोर्ट के अंदर थे उनमें भी स्ट्रगल था, जैसे कि डिफरेंट अलग अलग जगह से लोग जो है आके मुगल कोर्ट के अंदर क्या थे नोबल के रूप में काम कर रहे थे, जैसे तुरानी हो गए, ईरानी हो गए, अफगानी हो गए, इंडियन मुस्लिम हो गए। ये सब मुस्लिम तो थे लेकिन आपस में क्या है बटे हुए थे, ठीक है, आपस में एक दूसरे से वो हम कह सकते हैं जेलसी जो था कि भाई उसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है हमको कम मिल रहा है, ये सारी चीजें थी। टैक्स बेस जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया वीकेंड होता चला गया, यानी कि धीरे धीरे टैक्सेशन जो कलेक्ट होता था वो क्या हो गया उतना अब कलेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि अगेन वो क्या ऑपरेशन होने लगा, जो लैंड रेवेन्यू जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा था। इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के भी अंदर क्योंकि वीक जो है एम्पेरर थे उतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वगैरह नहीं था, तो इस कारण से क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी वीकेंड करता चला गया। आर्मी भी इनफेक्टिव होती चली गई, क्योंकि आर्मी का मोरल जो है सबसे हाई होता है एम्पेरर के, जैसा राजा रहेगा वैसे ही उसका आर्मी रहेगा। तो क्योंकि राजा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के नहीं थे तो आर्मी भी वैसे ही हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो भी क्या है रीजनल एस्पिरेशन है वो भी डेवलप करना स्टार्ट कर गया था, जैसे जाट हो गए, सिक्स हो गए, मराठास हो गए, ये सारे थे। रीजनल स्टेट्स भी राइज करते, जैसे सक्सेसर स्टेट्स में कौन हो गए कि पहले वो मुगल प्रोविंसेस थे, बाद में जाके इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया गया, जैसे कि बंगाल हो गया, अवध हो गया और हैदराबाद हो गया। कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो बनाए गए, न्यू स्टेट्स भी बने, जैसे मराठा हो गया, जाट हो गया, सिख हो गया, ये न्यू स्टेट्स थे। एंड हमको क्या है फॉरेन इन्वेजन्स भी देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, जहां पे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होता है। इसके बाद से नेक्स्ट आगे जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे।